नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एजेंडा में। मैं हूं अमृता राय। कहते हैं कि यदि सपने आसमान को छूने के हों तो पांव तले जमीन ठोस होनी चाहिए। किसी मुल्क का ख्वाब अगर दुनिया पर छा जाने का हो तो शुरुआत नींव से करनी पड़ेगी। बच्चों के छोटे छोटे हाथों में किताबों की दुनिया सजानी होगी, उनके छोटे छोटे दिमाग को पूरे ब्रह्मांड का विस्तार देना होगा। लेकिन हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था 9 दिन चले अढ़ाई कोस की तरह चल रही है। जब हम दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में 5वें नंबर को छूने को बेताब हैं, तब हमारे बच्चे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं। देश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू हुए लगभग 10 साल होने को हैं, लेकिन आज तक हम अपने स्कूलों को शिक्षकों के मामले में सक्षम नहीं कर पाए हैं। आज भी हमारे देश के स्कूलों में शिक्षकों के 27% पद खाली पड़े हैं, जिन्हें ठेके के शिक्षकों के भरोसे चलाना पड़ रहा है। कई आंकड़े और सर्वे बताते हैं कि 10% स्कूल तो सिर्फ एक शिक्षक के दम पर चल रहे हैं। पूरे देश के स्कूलों में 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। एक निजी संस्था राइट टू एजुकेशन फोरम, जो लंबे समय से सबको शिक्षा के समान अधिकार के मसले पर काम कर रही है, उसका तो ये दावा है कि आरटीई का सक्सेस रेट यानी सफलता का आंकड़ा महज 12.7% का है। ये तमाम आंकड़े कोई नए नहीं हैं। गाहे बगाहे ये समस्या ठेके के शिक्षकों के आंदोलन के साथ सामने आती रहती है। ताज़ा मामला दिल्ली के पैरा टीचर्स का है, जो लगभग 2 हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, स्थायी नौकरी दी जाए, लेकिन कभी वो इस दरवाजे तो कभी वो उस दरवाजे ठोकर खाने को मजबूर हैं। आइए देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। ये दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर है, उन स्कूलों की जिनके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ अब हाईटेक और किसी भी प्राइवेट स्कूलों से अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये कि ये दिल्ली के उन्हीं हाईटेक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं जो पक्की नौकरी के लिए सड़क पर उतरे हैं। इन शिक्षकों का प्रदर्शन इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली में करीब 40% टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए 66,736 पद हैं। इनमें से 38,926 स्थायी शिक्षक हैं और दिल्ली में 22,000 शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स पर है। यहाँ 6 सालों से पढ़ा रही हूँ और हम पूरे मेरिट से होकर आए हैं, पूरे प्रोसेस से होकर आए हैं और इतने मन से पढ़ाने के बाद भी हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये तो शिक्षकों का सरासर अपमान है। सर, हमारी एक ही डिमांड है, पॉलिसी, लेकिन कोई भी हमारी मांग सुनने नहीं आया। बस हमारी इतनी मांग है कि हमें स्थायी कर दिया जाए। हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो उस हिसाब से हमें यह है कि स्थायी कर दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के भरोसे चल रही दिल्ली की कथित हाईटेक शिक्षा व्यवस्था की पोल खुद सरकारी एजेंसी ने खोली है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स से जुड़े एक केस की सुनवाई में दिल्ली में शिक्षकों की नियुक्ति करने वाली संस्था DSSB ने हाईकोर्ट को बताया कि 2018 में 9,556 स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई थी। 77% कॉन्ट्रैक्ट टीचर इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर स्कूलों में पढ़ाने की न्यूनतम योग्यता नहीं रखते। सोचिए, ऐसी हालत में भी दिल्ली की सरकार ने पिछले साल 9,000 नए कॉन्ट्रैक्ट टीचर को काम पर रखा, क्योंकि पिछले साल दिल्ली में 8,500 नए क्लासरूम बनाए गए। दिल्ली में अगले वर्षों में 11,000 क्लासरूम बनाए जाएंगे, यानी अगले सालों में करीब 11,000 कॉन्ट्रैक्ट टीचर काम पर रखे जाएंगे। ये कहानी सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है, पूरे देश की है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सरकारें बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रही हैं? सवाल ये भी है कि सरकारें स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति पर पैसे क्यों नहीं खर्च कर रही हैं? जबकि ये बात साफ है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऐसा करना जरूरी है। दिल्ली से इमरान और शशांक पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
अतिथि शिक्षकों के मामले में देश के दूसरे राज्यों का हाल भी दिल्ली जैसा ही है। हम आपको कई राज्यों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इसमें आंदोलन की तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश से है, जहां अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांग के समर्थन में सिर मुड़ाकर अपना विरोध जताया। 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2.15% अतिथि शिक्षक थे। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में यही 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की संख्या लगभग 10% के आसपास है। राजस्थान में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2.8%, लगभग 3% के आसपास अतिथि शिक्षकों की तादाद। और बिहार में प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी। यहाँ पर 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक 15.5% कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं। आखिरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है। यहाँ पर 15-16 के आंकड़ों के मुताबिक 0.2% कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं। हालांकि ये आंकड़े पुराने हैं, लेकिन पिछले सालों में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की तादाद तेज़ी से बढ़ी है और उनके मसले और उनकी समस्याओं के आंदोलन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और सामने आए हैं। बहरहाल हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, आज इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण तोगड़िया, जो ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में 2 और ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ सुनील कुमार हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पूर्व अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अक्षय मराठे भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। हमने एक छोटी सी तस्वीर दिखाई जिसमें हमने दिखाया कि लोग लगभग 2-2.5 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप लोगों की मांगों को लेकर कितनी गंभीर सरकार दिख रही है, सरकार या ओवरऑल सरकारी संस्थाएं? सरकार तो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी के घर पे ही धरना दिया था, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि 28 फरवरी को लगभग 22,000 जो गेस्ट टीचर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये दुर्भाग्य है। आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को ही नहीं पता था कि 22,000 से 28,000 शिक्षक जो है वो नौकरी से जा रहे हैं? बिल्कुल। 28 फरवरी थी, उसमें 22,000 जो गेस्ट टीचर हैं वो रोडों पे आने पे मजबूर हो गए थे, क्योंकि जब वो 1 मार्च को स्कूल में गए तो वहां प्रिंसिपल्स ने ये कहा कि आप लोग तो कल हट चुके हैं, आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा, आपके जो नाम थे वो डिलीट हो चुके हैं। तो ये बताइए, ये शिक्षकों को पहले नहीं पता था कि ऐसा होने जा रहा है? कुछ शिक्षकों को पता था, हमें पता था, हमें लगा एक्सटेंशन का कुछ आगे कोई सर्कुलर आएगा, लेकिन सरकार ने कोई भी सर्कुलर आगे नहीं निकाला। ऐसा क्यों हुआ? क्या आप लोगों ने अपनी मांग, अपनी डिमांड सरकार के सामने नहीं रखी थी इससे पहले? लगभग 4 साल से हम लगातार समय समय पे बीच में मिलते रहते हैं, मनीष सिसोदिया जी से भी, केजरीवाल जी से भी। और आपको शायद याद भी होगा कि 2014 में हमने एक धरना भी दिया था जब 49 दिन की सरकार बनी थी, और केजरीवाल जी ने उस समय ये कहा था कि 10,200 की फाइल मैंने बना दी है, आप लोग धरना खत्म कर दीजिए। ये केजरीवाल जी की वर्डिंग थी और मनीष सिसोदिया जी ने आके हमारा अनशन तुड़वाया था। ये 2014 की बात है और इस समय 2019 चल रही है। क्या उन्हें पता नहीं 5 साल में गेस्ट टीचर्स के लिए उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जब 6 दिन हम बैठते हैं उनके घर के आगे तो जाके वो कहते हैं कि हमने एक नोट बना दिया है, कैबिनेट नोट बना दिया है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे साथ अक्षय भी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अक्षय, लगभग 40% टीचर्स ऐसे हैं दिल्ली के स्कूलों में जो कि गेस्ट के रूप में पढ़ा रहे हैं और उनको एक तरह से डेली वेजेस मजदूरी की तरह से 1400-1500 रुपए मिल रहे हैं। क्या 5 सालों में सरकार ने वाकई इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई? सबसे पहले तो मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली में 42% टीचर्स गेस्ट टीचर्स है तो उसके लिए दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है इसके हाथ बंधे हुए हैं। इसका कारण ये है कि जैसा आप जानते हैं, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था सर्विसेज को लेकर, सर्विसेज एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है सरकार का जो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर, इन सारी चीज़ों को देखता है। तो जब आपकी सरकार के अंडर किसी को अपॉइंट करने की ताकत ना हो, आपके अधिकार क्षेत्र के वो बाहर हो चीज़, तो आपके पास किसी को भी नियमित करने की ताकत नहीं होती। और ये गेस्ट टीचर भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, 4 साल से यही हालत है दिल्ली में। लेकिन आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए एक बार। नहीं, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका था, मैंने आपको नहीं टोका था। 1 मिनट, तो ये प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, हमसे कैंपेनिंग करवाई गई थी ये बोल के कि आप लोग
आप लोग रिन्यूअल की क्यों मांग करते हो? ये केजरीवाल जी ने कहा था हमारे धरने पे आके कि अगर हमारी सरकार अगर आती है आप तो पूरी मैं बात परमानेंट होने करूंगा। दीजिए। ठीक है, आप मेरी ठीक है पूरी बात प्रवीण जी, सुन लीजिए पहले। आपका ये कहना है कि जब आप कर ही नहीं सकते थे तो आपने झूठे Promise वादे क्यों- क्यों किए? हमसे बहरहाल campaigning क्यों आप करवाई? कैंपेनिंग भी करवाई। बिल्कुल, हमने कैंपेनिंग की आम आदमी पार्टी के लिए, हमने घर घर जाके वोट मांगे। अक्षय, असल में मैं जो अखबारों में पढ़ रही हूँ उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि असल में ये जो लोग जो गेस्ट शिक्षक हैं ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए दूसरी जो संस्थाएं हैं वो उसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रही हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, बल्कि हमारे पहले भी 20 साल दिल्ली में सरकार रही है चुनी हुई, उनके पास सर्विसेज डिपार्टमेंट की ताकत होती थी। जून 2015 में केंद्र का जो होम डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के सर्विसेज डिपार्टमेंट को छीन के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले कर दिया, और इसी नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए दिल्ली सरकार कोर्ट में पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रही है। और पिछले महीने जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उन्होंने यही कहा कि अब ये 3 जजों के बेंच के पास ये निर्णय जाएगा। इसका मतलब अभी भी इस समस्या का हल नहीं निकला, और आज भी सर्विसेज डिपार्टमेंट केंद्र के पास है। जब हमने ये वादा किया कि हम नियमित करेंगे, तब ये वादा उस सोच से किया था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ये करने की ताकत थी हमारे आने से पहले। लेकिन मेरे को पूरी बात करनी चाहिए गेस्ट टीचरों के बारे में। आपको किसी भी सरकार को जज करने से पहले उनकी ट्रैक रिकॉर्ड गेस्ट टीचरों के बारे में एक बार वो सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। आज देश में किसी भी राज्य के गेस्ट टीचरों की तनख्वाह आप सुन लीजिए 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 होती है। दिल्ली में हमारे पहले 15,000 होती थी। हमने उसको आप नहीं लिया सर ने। आप सुन लीजिए मेरी बात से 2 साल पहले मैंने इनको एक बार आप मॉडरेट करिए, आप इनको रोक दीजिए। ठीक है, ठीक है, आपकी बात हो गई। मैं सिर्फ दिल्ली का उदाहरण लेके, दिल्ली तो एक केस स्टडी है। असल में दिल्ली तो एक केस, पंजाब में जब इलेक्शन थे प्रवीण आपकी बात दर्ज हो गई है, दर्शकों के साथ नहीं, आपकी बात भी दर्ज हो गई। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये तो एक केस स्टडी है सुनील कुमार जी जो दिल्ली में देखने को मिल रही है, लेकिन हमने अभी कुछ तस्वीरें दिखाई, वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, वो मध्य प्रदेश का मामला हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, हरियाणा का हो। हरियाणा में भी मैंने थाली पीटते हुए टीचर्स के शॉट्स देखे हैं जो अपने को नियमित करने की मांग कर रहे थे। जब राइट टू एजुकेशन बिल आया था और कानून के रूप में लागू किया गया था, उस समय ये माना गया था कि 2015 तक जितने भी ऐसे पैरा टीचर्स हैं उनको ट्रेन करके नियमित कर दिया जाएगा। फिर सरकारों ने उसको पेंडिंग क्यों रखा? क्यों नहीं उसको ट्रेन करने की प्रक्रिया चलाई गई? क्यों नहीं उसको नियमित किया गया? क्यों नहीं उसके स्थायी पद भरे गए? आपकी बात सही है कि ये दिल्ली विशेष की समस्या नहीं है जी। अन्य राज्यों में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है तो वहाँ क्यों नहीं भर्ती क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, इसके इतिहास में थोड़ा जाएं। 90 के दशक में यकाएक जब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हुआ, DPEP प्रोजेक्ट आया, फिर सर्व शिक्षा अभियान आया 2001 के करीब, तो स्कूलों की संख्या लगभग चौगुनी हो गई। और जो 1990 के दशक में करीब 2 लाख प्राइमरी स्कूल्स थे, एलिमेंट्री स्कूल देश में, उनकी संख्या लगभग 8 लाख हो गई थी 2004 के आते आते। तो इतनी भारी संख्या में अच्छी नीयत के साथ कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, टीचर्स की संख्या बढ़े, जहां सिंगल टीचर स्कूल हैं वहां कम से कम एक टीचर और मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षक बढ़े आए और लोकल भाषा में पढ़ा सके, क्योंकि रूरल एरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोंडी में बच्चे सीखें, हल्बी में बच्चे सीखें, केवल हिंदी में ही या अंग्रेजी में नहीं सीखना है जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए बड़ी अच्छी नीयत के साथ ये तय किया गया कि हम पैरा टीचर्स की जो व्यवस्था है, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था करेंगे और उनको लोकल लेंगे जी। वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि अच्छी नीयत से ये रास्ते बनाए जाएं तब भी कुछ जो है जहन्नुम की ओर भी निकल जाते हैं, लगभग ऐसा ही हुआ। तो आप ये कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ नहीं, बहुत अच्छी नीयत थी। बेशक नीयत अच्छी थी। दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर टीचर्स नहीं पहुँच पाते या जहाँ पर नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं, वहाँ पर स्थानीय लोगों को शिक्षा मित्र बनाकर या पैरा टीचर्स के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पे रखकर उनको उन स्थानीय बच्चों को शिक्षा देने की नीयत से ये बनाया गया था। लेकिन साथ साथ सरकारों ने ये भी तय किया था कि ये जो पैरा टीचर्स हैं जो
योग्यता के पैमाने पर हो सकता है वहां तक पहुंच ना रखते हो जितने की एक शिक्षक की योग्यता होनी चाहिए, उनको ट्रेन करेंगे, मगर वो ट्रेनिंग क्यों अधूरी रह गई, क्यों नहीं पूरी हुई? और हमने ये भी पढ़ा कि राइट टू एजुकेशन कानून के तहत जो 2015 तक की डेडलाइन थी शिक्षकों को ट्रेन करने की, उसको बढ़ा के 2019 किया गया, मगर 31 मार्च 2019 के बाद भी क्या हो रहा है, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि जब शिक्षकों का ये हाल है तो शिक्षा का क्या हाल होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। चूंकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त, हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। जब दूसरे तमाम रास्ते कारगर न हो सकें, कामयाब न हो सकें, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। ये कहना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। लेकिन आज हम लोकतंत्र हैं, हमारा वोट हमारी तलवार है, हमारा वोट हमारी बंदूक है। आप हमारी ताकत हैं और हम आपकी आवाज है, बेखौफ आवाज, आजाद आवाज। विनोद दुआ लाइव सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। अक्षर, सबसे ज़्यादा सवाल इसी बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था और वादा भी किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम रेगुलराइज करेंगे। बाकी स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें तो आप लोग तो अच्छी नीयत से आए, आपका दावा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, रिजल्ट बेहतर हुए। हालांकि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो उसको उल्टी कहानी कह रहे हैं। बहरहाल, अगर आपके दावे को भी हम सच माने तो फिर आप लोगों ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया कि शिक्षा को बेहतर करने के साथ साथ शिक्षकों को भी बेहतर करना होगा, तभी उसकी गुणवत्ता में सुधार आएगा और तभी जो एक सबको शिक्षा का जो अधिकार, सबको शिक्षा के अधिकार का जो कानून है वो पूरी तरह से लागू हो पाएगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब बड़ा क्लियर है। 5 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी, 4 साल पहले, उसके बाद तुरंत हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए जो अन्य राज्यों की किसी भी सरकार ने आज तक नहीं उठाए थे। आप अन्य देश के किसी भी राज्य को देखें तो उनके गेस्ट टीचरों को 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 की तनख्वाह मिलती है। दिल्ली में उनको मिल रहे थे 15 से 17,000 रुपए। ये किसी भी डिग्निफाइड जिंदगी के लिए काफ़ी नहीं है। हमने उसको दुगना कर दिया। आज के डेट में गेस्ट टीचरों को दिल्ली में 32 से 34,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। पहले उनको, आप जैसे कह रही थी, उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनको छुट्टी नहीं है, उनको कोई ईएल, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। आप ये भी गलत कह रही है। उनको सीएल भी मिलती है, उनको मैटरनिटी लीव भी मिलती है और ये अन्य किसी भी राज्य में नहीं है। टीचर्स तो हमारे कैंपे पे आके यही कह रहे हैं कि हमें ये सब कुछ नहीं मिलता, हमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, हमें मेडिकल सुरक्षा नहीं मिलती है, हमें कोई सीएल नहीं मिलती है। अगर आप मैटरनिटी लीव जो बात कर रहे हैं वो इस डिबेट में एक समय पे एक सरकार ने नहीं दी है, हमने कोर्ट में केस लड़ा है। अमृता जी, अगर ये डिबेट ऐसा और हमें कोई सीएल नहीं मिलती है और अभी सबने कहा कि डबल कर दिए सैलरी, कोई डबल नहीं की थी। जब कांग्रेस की सरकार थी हर साल हमारे 100 रुपए बढ़ते थे और जब से आम आदमी की पार्टी की सरकार आई थी 3 साल हमारे पैसे नहीं बढ़े थे। अमृता जी, ठीक है, कैसा डिबेट है जिसमें आप मेरी बात पूरी सुने बिना आप उसको बोलते दे रहे हैं? क्योंकि उनके, नहीं तो आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, अग्रीव तो हम भी हैं। जो गेस्ट टीचर है उसके बारे में मुझे पता होगा ना जी, वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, आप पीड़ित हैं, आपका दर्द हम समझते हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों को जवाब देने। फ्रस्ट्रेशन उनको है उतने उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हमें है, क्योंकि हमें हर डिपार्टमेंट में ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षकों के मामले में ये हुआ है, हर डिपार्टमेंट के हर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ी है। तो ये ना समझे कि ये सिर्फ हम
पीड़ित है और बाकी कोई पीड़ित ना है। हर डिपार्टमेंट की आज ये हालत है। इसका कारण यही है कि दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में ये आता है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नियमित कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करती है। केंद्र सरकार आज बीजेपी चला रही है। ये गेस्ट टीचर्स आज बीजेपी के घर के सामने प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, जब उनको पता है कि ये अधिकार क्षेत्र हमारा नहीं है? बीजेपी के घर के सामने प्रदर्शन किया। अगर ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो वो क्यों हमारे से वो जवाब मांग रहे हैं जो उनको बीजेपी से मांगने चाहिए? इसमें क्या राजनीति नहीं है? नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती कैसे है? पिछले 9 दिन से बीजेपी के दफ्तर पे इससे पता चल रहा है कि सर ने हमारे ऊपर कोई स्टडी नहीं की है, तो इन्हें पता ही नहीं कि तो अगर आपको ये पता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है तो हमें क्यों आप उसके जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए किसकी जिम्मेदारी है? प्रवीण, ठीक है, आपकी बात दर्ज हो गई है। आपकी समस्या को हम हाईलाइट करने के लिए ही आज चर्चा कर रहे हैं, मगर जो ये समस्या है वो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, पूरे देश में तक फैली हुई है। इस समय देश में लगभग 27% पद खाली पड़े हैं टीचर्स के। अगर सिर्फ एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन को देखा जाए तो 27% पद खाली पड़े हैं। सरकार ने खुद पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि 10.1 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार का जो ज्यादातर ध्यान है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की तरफ दिखता है। वहां तो वो पैसे खूब जम के खर्च कर रही है, लेकिन टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, टीचर्स को नियमित करने के लिए, उनको बेहतर HR सुविधा देने के लिए सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? देखिए, राजनीति से ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र का यदि हम देखें तो हमारी जो मेंटालिटी है, एटीट्यूड है एजुकेशन के प्रति, उसमें यह माना जाता है कि यदि स्कूल बिल्डिंग बनाए तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन देश के भविष्य की जो पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं उसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं मान रहे। इसीलिए हमने कहा कि अगर ख्वाब आसमान छूने का हो तो जमीन को तो ठोस बनाना पड़ता है। यदि हम जो सैलरीज के ऊपर खर्च होता है, जो टीचर्स की सैलरीज के ऊपर खर्च होता है, उसको एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें जो हमको बाद में रिटर्न्स देगा आने वाली पीढ़ियों में, तो आप इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वो इसलिए कि यदि आप एक बार यह तय कर लें कि टीचर्स की सैलरी को मैं कैपिटलाइज करूंगा, ये मेरा कैपिटल बजट का है, तो फिर आप टीचरों में भेदभाव नहीं करेंगे। सरकारी, पंचायत के, कॉरपोरेशन के, इनमें फर्क नहीं करेंगे। गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, इनमें आप फर्क नहीं करेंगे। सेम वर्क, सेम पे, इस सिद्धांत पे आप चलें। नहीं, लेकिन एक और तरीका तो हो सकता था। जो वेकेंट पोस्ट हैं, जो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ाया, बहुत ज्यादा सरकारी स्कूल हो गए मगर उतने टीचर्स नहीं थे, इसलिए हमें पैरा टीचर्स लेना पड़ा। दूर दराज के इलाकों में तो समझ में आता है, मगर दिल्ली जैसे इलाकों में तो लोग रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं, लोग रोजगार के लिए मारे फिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों नहीं सरकारें वैकेंसी ओपन करती हैं और टेस्ट लेती हैं और उनको रख लेती हैं? देखिए, 73वां जो संशोधन हुआ, 73 और 74वां, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को और अर्बन लोकल बॉडीज को विकेंद्रीकृत अधिकार दिए गए, उसमें 10वीं तक के फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, ये तीनों उन संस्थाओं के पास थे। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा पहल हुआ था इस बारे में, और फिर छत्तीसगढ़ में भी उसको जारी रखा गया कि ये सारे जितने फंक्शनरीज थे यानी टीचर्स थे, वो कंट्रोल में आते इसके अंडर में, पंचायती राज के। भर्तियां उनको करनी थी। लोकल लेवल पर यदि भर्तियां होती तो एक साथ ही समानांतर रूप से भर्तियां होती और एक साथ पद भरे जाते। जैसे ही आप इसका एकीकृतीकरण करेंगे, एकीकृत करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे, तो फिर जो है कहीं एक स्टे आ गया किसी कोर्ट केस में, कहीं ऊंच नीच हो गई जिसके कारण न्यायपालिका को दखल देना पड़ा जायज कारणों से, तो फिर पूरी प्रक्रिया थम जाती है। ऐसा यदि आप इन्वेंट्री लें तो हर राज्य में किसी न किसी तरह की समस्या है। इस कारण के बारे में मैं कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल सही कह रही है, ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन जब से हमारी सरकार दिल्ली में आई है, हमने ट्रेनिंग का बजट 10 गुना बढ़ाया है। 10 करोड़ बजट होता था जो रेगुलर टीचर की ट्रेनिंग के लिए लगता था। पहले गेस्ट टीचरों को हर ट्रेनिंग में लाया भी नहीं जाता था। जब से हम पावर में आए हैं, गेस्ट टीचरों को हम ट्रेनिंग में भी लाते हैं, उनको मेंटर टीचर भी बनाते हैं। उनके लिए ट्रेनिंग के लिए अब अलग अलग जगहों पे कुछ मेंटर टीचर गए हैं कैम्ब्रिज, कुछ मेंटर टीचर गए हैं हार्वर्ड। तो अलग अलग देश भर के, विश्व भर के अलग अलग संस्थाओं में ट्रेनिंग हो रही है आज दिल्ली के शिक्षकों की। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में शिक्षकों की ट्रेनिंग पे पैसा नहीं खर्च हो रहा। दिल्ली के पास पैसे की कमी नहीं है। हमने शिक्षा का बजट दुगना किया है शुरू से। अगर शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की कमी नहीं है और शिक्षकों पर आप ध्यान देना चाहते हैं
तो ओपन वैकेंसी को ओपन करिए और उनके नियमितीकरण के लिए उनका टेस्ट लीजिए और रखिए। लेकिन एक बात, जैसा मैंने कहा, वैकेंसीज तो है दिल्ली में 64,000 वैकेंसीज है, लेकिन उसको भरने का काम आज केंद्र के अंडर आता है। DSSS जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो केंद्र के अंडर डायरेक्ट आती है। उसका काम है कि तुरंत वो परीक्षा ले, लोगों को नियुक्ति कर दे। क्यों नहीं कर रहे हैं वो? इसका भी तो कारण बीजेपी से पूछना एक और सवाल पूछना बनता है। ठीक है, आपने जैसा सुनील कुमार जी ने कहा कि एकीकृत व्यवस्था हो गई, अगर इसको डिसेंट्रलाइज किया जाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। लेकिन हमने तो ये भी सुना कि जब परीक्षाएं होती हैं तो 77% लोग वो पास ही नहीं कर पाते हैं, और आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आप अनुभव भी हासिल कर रहे हैं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? फिर ये भी एक सवाल उठने लगता है कि जब टीचर्स काबिल ही नहीं है पढ़ाने के, तो फिर उनको रेगुलराइज करने से क्या फायदा होगा? टोटल इस समय 22,000 गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि 77% गेस्ट टीचर पास नहीं कर पाए एग्जाम, यानी 23% ने एग्जाम पास किया, और ओवरऑल लगभग 8 लाख टीचर्स बैठे थे। आप उनका परसेंटेज निकालिए, 1 से 2% है उनका, यानी गेस्ट टीचर स्कूलों में बच्चे पढ़ाता है, घर पे भी काम करता है स्कूल का, उसके बावजूद भी 23% टीचर पास हो रहे हैं। ये तो अच्छा है। बाहर जो टीचर है, जो कोचिंग ले सकता है, जो पिछले 4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, वो सिर्फ 1% पास हो रहा है। बहुत लास्ट कमेंट, बहुत मैकेनिज्म में जरूर फ्लॉ है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब एक परीक्षा के बेसिस पे आप टीचिंग जज करते हैं तो वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। एक टीचर को तजुर्बा होता है, 5 साल से वो क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है, तो उसको आप एक परीक्षा के बेसिस पे कैसे जज कर सकते हैं? तो हम भी इसके साथ है, हम गेस्ट टीचरों के साथ है कि एक परीक्षा के बेसिस पर। तो ये अच्छी बात है कि आपकी समस्या को वो समझ रहे हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकाल पा रहे। एक लाइन में अगर मैं आपका जवाब लेना चाहूँ तो हल क्या होगा? क्या केवल इसको डिसेंट्रलाइज करना इसका हल है, या कुछ और भी? मेरा हल ये होगा कि अब समय आ गया है कि शिक्षा को केवल राइट टू एजुकेशन तक न सीमित रख के राइट टू क्वालिटी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में बनाया जाए, ताकि जुडिशरी के समक्ष हम जा सकें। जहां टीचर्स नहीं है वहां समय सीमा के अंदर चाहे जो भी मजबूरी हो उसको करने की काम किया जाए, उसके लिए बजट आवंटन की व्यवस्था हो और तनख्वाहें दी जाए, उनको ट्रेन किया। जी, हम तो मानते हैं कि सरकार को आदर्श एम्प्लॉयर होती है और सरकारें किसी निजी व्यापारी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती हैं। संविधान के तहत लोगों को जो अधिकार प्राप्त है उन्हें अपने कर्मचारियों तक पहुंचाना हर सरकार का संवैधानिक दायित्व भी है। निजी क्षेत्र में अक्सर हमने देखा है कि कर्मचारियों का शोषण होता है, लेकिन नफा नुकसान की तर्ज पर सरकारें शोषण नहीं कर सकती हैं। प्रवीण जी, हम आपकी बात कर रहे हैं। शिक्षक किसी भी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। समाज में बराबरी लाने और खुशहाली लाने की पहली सीढ़ी स्कूल और शिक्षा ही माना जाता है। स्कूल चाहे जितने भी अच्छे बन जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कितना भी विकसित हो जाए, यदि शिक्षक शोषित है तो कीमत देश के बच्चे अदा करते हैं। इसलिए बच्चों की खातिर और देश के सुनहरे भविष्य की खातिर इन शिक्षा मित्रों की आवाज सुनी जानी बेहद जरूरी है। उम्मीद है चुनाव के इस मौसम में लाखों की तादाद में व्यवस्था के शिकार इन शिक्षकों को व्हाइट कॉलर मजदूर की जगह सम्मानित जीवन देने का संकल्प नजर आएगा और उन्हें उनके वाजिब हक मिल सकेंगे। उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, हमने आपकी बात जनता तक पहुंचाई है और उम्मीद है कि ये जो इस वक्त अगर कोई सरकार के नुमाइंदे और जिम्मेदार लोग देख रहे होंगे तो उन तक ये बात जरूर पहुंची होगी। और चुनाव का मौसम है तो आप लोग अगर अपनी लड़ाई जोर शोर से करेंगे तो शायद ये पूरी भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।